हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही है, आज उसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। और ये मिशन आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मिशन छत्तीसगढ़ से ही केंद्र सरकार ने चालू किया था और साथ ही साथ इस मिशन को मतलब कार्यान्वित करने के लिए छत्तीसगढ़ को कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तो इसलिए ये मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इस मिशन को हम बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं और इस मिशन में जो भी बातें सम्मिलित हो सकती है आपके पेपर में आ सकती है, हर चीज एक एक पॉइंट आपकी यही क्लास में कवर हो जाएगा। उससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन इस मिशन से नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आपको चैनल को ऐसे ही ग्रो करना है अच्छे से कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाए, तो उसके लिए आप अपनी सहायता जो है, आप सहायता राशि हमको भेज सकते हैं, जिससे हम इस चैनल में और भी ज्यादा ग्रो करेंगे और जो भी हम चैनल से रिलेटेड जो अच्छे काम या कुछ और बदलाव कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको सहायता राशि भेजना है इस चैनल को, तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल दी गई है, आप उस नंबर में जाकर भेज सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हम आज की क्लास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तो इस क्लास को सबसे पहले नाम पे ही एक वर्ड जुड़ा हुआ आता है, रूर्बन। तो रूर्बन वर्ड क्या है? ये रूरल और अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी, ये दो वर्ड को जोड़कर एक नया वर्ड बना है रूर्बन। तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं, रूर्बन होगा क्या? तो देखिए, जो शहरों में सुविधाएं रहती वो गांव में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तो इसलिए इस मिशन के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, एक गांव के समूह को जोड़ के क्लस्टर बना रहे हैं। क्लस्टर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्लस्टर क्या होता है? जिसमें आसपास जो भौगोलिक रूप से आसपास गांव रहते हैं उनमें उनको जोड़कर एक क्लस्टर बनाते हैं। तो उस एक क्लस्टर का चयन करेंगे कि जहां पे क्लस्टर बनाना है, और उस क्लस्टर में जो शहरों में जो सुविधाएं रहती है उस क्लस्टर में उन सुविधाओं को प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर हो गया ना, गांव में शहरों वाली सुविधा, इसलिए रूरल और अर्बन, यानी रूरल में क्या आ गया, अर्बन की सुविधा आ गई, इसलिए एक नया वर्ड बन गया रूर्बन। क्लियर है? यानी उस क्लस्टर में है तो वो गांव के ही, लेकिन उसमें सुविधाएं जो रहेगी वो शहरों में जो सुविधाएं रहती है वो सुविधाएं उसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए रूरल में अर्बन सुविधाएं आ रही है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आ जा रहा है रूर्बन। तो यही है, आपको मैं उद्देश्य से तो देखिए वर्ड में ही समझा दिया। तो ये योजना कब प्रारंभ हुई है? 21 फरवरी 2016 को चालू हुई है। कहां में हुई है? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में हुई थी योजना का प्रारंभ। तो प्रारंभ 21 फरवरी 2016 को हुआ है। आगे देखते हैं, अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं को समझौता किए बिना ग्रामीण जीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांव के क्लस्टर को रूर्बन गांव के रूप में विकसित करना। सेम चीज जो मैंने आपको सरल भाषा में समझाई वही चीज लिखा हुआ है कि जो शहरों में जो भी सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को गांव के समूह यानी क्लस्टर में प्रोवाइड कराना बिना किसी समझौता के। तो यही है आपका इस रूर्बन का अर्थ। अगला पॉइंट देखते हैं, रूर्बन क्लस्टर मैदानी व तटीय क्षेत्र में 25,000 से 50,000 आबादी वाले तथा मरुभूमि यानी मरुस्थल, पर्वतीय, जनजातीय क्षेत्र में 5,000 से 15,000 आबादी वाले भौगोलिक रूप से एक दूसरे के समीप बसे गांव का एक क्लस्टर होगा। इसको मैं समझा दे रहा हूं। अगर देखिए कोई मैदानी क्षेत्र है, वहां पर क्लस्टर का निर्माण करना है, तो वहां पर हम कितनी जनसंख्या देखेंगे कि मैदानी या तटीय क्षेत्र में 25,000 से 50,000, यानी एक क्लस्टर के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में 25 से 50,000 लोग होने चाहिए, यानी 25 से 50,000 के बीच में वहां पे लोग होने चाहिए। मान लीजिए हम 10 गांव को जोड़ रहे हैं, एक गांव की आबादी 5,000, दूसरे की आबादी 10,000, तो ऐसे करके सबको अगर जोड़े तो वहां की मैदानी या तटीय क्षेत्र में वहां पर जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 25 से 50,000 के बीच होनी चाहिए उस क्लस्टर में। और यदि वही क्षेत्र अगर हम मरुस्थलीय क्षेत्र चले जाएं, पर्वतीय क्षेत्र चले जाएं या जनजातीय क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर ये जनसंख्या 5,000 से 15,000 के बीच में होनी चाहिए। यानी एक क्लस्टर में जनजातीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में 5,000 से 15,000, जबकि जो मैदानी या तटीय क्षेत्र में है वहां पर 25,000 से लेके 50,000 के बीच में आबादी होनी चाहिए एक क्लस्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि क्लस्टर जो रूर्बन क्लस्टर बन रहा है इस योजना के अंतर्गत,
तो मैदानी या तटीय क्षेत्र यानी समुद्र वाले क्षेत्र जो तट के किनारे हैं वैसे क्षेत्रों में जनसंख्या 25,000 से 50,000 लोगों को मिलाकर एक क्लस्टर बनेगा, जबकि जनजातीय क्षेत्र मरुभूमि या पर्वतीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 आबादी को मिलाकर एक क्लस्टर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक ही ब्लॉक या जनपद पंचायत के अधीन ही वो क्लस्टर होगा। इंपॉर्टेंट है, समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक जनपद पंचायत है, ऐसा हम नहीं करेंगे कि जो गांव को हम जोड़ रहे हैं वो अलग अलग जनपद पंचायत में आ रहे हो, ऐसे नहीं। जिस क्लस्टर का निर्माण होगा वो एक ही पंचायत की जनपद पंचायत के भीतर आने वाले गांव को ही जोड़ा जाएगा, ना कि एक ऐसा नहीं करेंगे कि एक फलाना जनपद पंचायत से और दूसरा दूसरे जनपद पंचायत में गांव उसको जोड़ के क्लस्टर बना रहे, ऐसा नहीं होगा। एक ही जनपद पंचायत के अंतर्गत जो गांव आ रहे हैं उनकी भौगोलिक निकटता को देखकर उनको जोड़कर एक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक ही ब्लॉक या जनपद पंचायत के अधीन ही वो रूरबन क्लस्टर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ये जनपद पंचायत से दूसरा दूसरी जनपद पंचायत से गांव को जोड़ के क्लस्टर बना, ऐसा नहीं होगा। एक ही जनपद पंचायत के अंतर्गत जो गांव आ रहे हैं उनको जोड़कर एक क्लस्टर बनेगा। अगला पॉइंट, देश भर में 3 चरणों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर बनाना प्रस्तावित है। यानी इसके अंतर्गत भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि पहले चरण में हम 100 क्लस्टर का निर्माण करेंगे, दूसरे चरण में हम 100 क्लस्टर का और तीसरे चरण में 100 क्लस्टर का। तो इस प्रकार तीनों चरण में मिलाकर 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर बनाना प्रस्तावित है। क्लियर है? तो इसके लिए काम चालू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी तीनों चरणों के अधीन क्लस्टरों का तय हो चुका है कि पहले चरण में कौन से क्लस्टर का निर्माण होगा, दूसरे चरण में किसका, तीसरे में चरण में किसका, उसका हम आगे देखेंगे। तो टोटल याद रखना है कि रूरबन मिशन जो हो रहा है वो कितने चरणों में चल रहा है, 3 चरणों में। और हर चरण में भारत सरकार ने 100 लक्ष्य रखा है कि 100 ग्रामीण क्लस्टर का निर्माण होगा। तो इस प्रकार 3 चरण में 100 × 3 कर लीजिए, 300 क्लस्टर का निर्माण का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। अगला पॉइंट, रूरबन मिशन क्लस्टर जो होंगे वो 2 तरीके से होंगे। एक होगा गैर जनजाति क्लस्टर और एक होगा जनजाति क्लस्टर। क्योंकि गैर जनजाति क्लस्टर जो होगा उसमें आप देख लीजिए वहां पर जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 25,000 से 50,000 आबादी होनी चाहिए। और जो जनजाति क्लस्टर होगा या पर्वतीय क्लस्टर होगा वहां पे जनसंख्या 5,000 से 15,000 होनी चाहिए। तो क्लस्टर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के याद रखिएगा, गैर जनजाति क्लस्टर और जनजाति क्लस्टर। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगला पॉइंट, रूरबन क्लस्टर का चयन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, रूरबन जो यहाँ पे क्लस्टर बनाया जाएगा कि अपने राज्य में कौन सा क्लस्टर किसको बनाना है, ये चयन कौन करेगा, राज्य सरकार। भले योजना केंद्र सरकार की है लेकिन यहाँ पर राज्यों को बोला गया है कि वो अपने राज्य में देखें कि कौन से क्षेत्र में कितने क्लस्टर बनाना है। ठीक है, क्योंकि लक्ष्य तो भारत सरकार दे दी और उसने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में 19 क्लस्टर बनना है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में 19 क्लस्टर का निर्माण करना है, तो वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि वो 19 क्लस्टर कौन से होंगे, वो तय करेगी राज्य सरकार। अगला पॉइंट, विकसित ग्राम और ग्राम पंचायत केंद्र में होंगे। यानी यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि ऐसे गांव, अब इतने सारे गांव हैं उसमें देखेंगे कि ऐसे गांव जो आर्थिक रूप से थोड़े सक्षम गांव हैं तो पहले उनका चयन किया जाएगा। तो विकसित ग्राम या ग्राम पंचायत जो अच्छे हैं, उनके पास आमदनी अच्छी, आर्थिक रूप से सक्षम है, तो पहले उनको चयन किया जाएगा। तो विकसित ग्राम और ग्राम पंचायत केंद्र में होंगे, ये इसके चयन में ये पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगला पॉइंट, प्रत्येक क्लस्टर में निम्न 14 सुविधाओं का सृजन किया जाएगा। यानी अब जो क्लस्टर बनाया जा रहा है, मैंने बोला कि उन क्लस्टर में कैसी सुविधाएं प्रोवाइड होंगी, जो नगरीय क्षेत्रों में सुविधाएं होती है, तो वही 14 सुविधाएं जो नगरीय क्षेत्र में मिलती है उन 14 सुविधाओं को यहाँ पर दिया जाएगा। किसको, ग्रामीण क्षेत्र को। तो वो 14 सुविधाएं क्या है जिनको नगरीय क्षेत्र के जैसे ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाएगा, वो देख लेते हैं। पहला, विद्यालय उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन। यानी गांव में ऐसा नहीं कि विद्यालय होते नहीं, विद्यालय होते हैं और वहां पर उच्च शिक्षा को प्रोवाइड करने के लिए जो भी विद्यालय बने हैं या महाविद्यालय भी हैं उनको जो है उन्नयन किया जाएगा, रिनोवेट किया जाएगा उनको अच्छे से। ऐसे क्योंकि गांव तरफ जो होते हैं स्कूल जर्जर हो जाते हैं तो उनकी मरम्मत की जाएगी, अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। सेकंड, स्वच्छता रखना ही है।
तीसरा, पाइप के जरिए जल आपूर्ति, यानी जो पानी देखिए गांव में क्या होता है, दूर दूर कुएं से तालाब से पानी लेने जाते हैं, तो वैसा ना हो तो पाइप के जरिए जल आपूर्ति होगी और हर घर में नल कनेक्शन लगाया जाएगा। अगला पॉइंट, साजो सामानों से पूरी तरह लैस मोबाइल हेल्थ यूनिट, क्योंकि गांव में जो होता है अस्पतालों की सुविधा बहुत कम होती है, प्राथमिक उपचार केंद्र बहुत कम होते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पर सुविधाएं दी जाएगी मोबाइल लेस मेडिकल यूनिट। का मतलब कि आप एक फोन कीजिए, एक गाड़ी मेडिकल यूनिट वहां पर आएगी गाड़ी में साथ, और उस गाड़ी में सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी कि जो कि प्राथमिक उपचार दे सकती है। ठीक है। अगला पॉइंट, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ये तो हमने स्वच्छ भारत मिशन में समझा हुआ है। अगला पॉइंट, ग्रामीण गलियां तथा नालियां, ग्रामीण में गांव क्षेत्र में गलियों का अच्छा निर्माण होगा, नालियों का निर्माण होगा। जैसा हमने देखा भी था कल मुख्यमंत्री जो आपका गौरव पथ योजना नाली बना रहे थे। अगला पॉइंट, स्ट्रीट लाइट लगेगी उस क्लस्टर में। अगला पॉइंट, सार्वजनिक परिवहन, यानी जो, क्योंकि हमने देखा था NRLM मैंने भी जब पढ़ाया था तब मैं बताया था कि वहां पर जो है ई जो रिक्शा है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, टेम्पो प्रोवाइड कराई जा रही है, ऑटो जो चलती है। ठीक है, बसों का वहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान गवर्नमेंट की बसें चले, तो ये सब सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला है LPG गैस कनेक्शन, LPG गैस कनेक्शन भी दिया जाएगा, उज्ज्वला योजना चल रही है उसके तहत ही हो जाएगा ये। डिजिटल साक्षरता प्रोवाइड की जाएगी, यानी आपको संचार सुविधा इंटरनेट अच्छा प्रोवाइड होगा। अगर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो उनको मोबाइल में घर बैठे शिक्षा मिल सके। अगला है नागरिक केंद्रित सेवा, नागरिकों से रिलेटेड जितनी भी सेवा होती है सब यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी एक ही स्थान पर। गांव के बीच सड़क संपर्क, गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा ताकि वो अपने जो सामान बना रहे हैं उसको बाहर जाके बेच सके, परिवहन सुविधा अच्छी होगी, सड़क बनेगी तो वो बेच सकेंगे। अगला है कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भंडारण व वेयर हाउसिंग, क्योंकि गांव की जो प्रमुख आय का साधन होता है वो कृषि होती है, तो कृषि से जो प्रोडक्ट आ रहा है या कृषि से जो फसल आ रही है उससे प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, या फसलों के स्टोर करने के लिए, भंडार करने के लिए वेयर हाउस का निर्माण करेंगे। अगला पॉइंट है आर्थिक कार्यकलाप से संबंध कौशल विकास प्रशिक्षण, यानी जो ऐसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे लोगों को वहां पे रहने वाले जो कौशल विकास के लिए, कि वो प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार पा सके, जिससे उनके घर की आय बढ़ सके। इसी के लिए बोला गया है आर्थिक कार्यकलापों से संबंध कौशल विकास प्रशिक्षण। तो ये 14 सेवाएं हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ ली है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, और एक एक सुविधा आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी वहां पे। अगला पॉइंट है 3 वर्षीय समेकित क्लस्टर विकास योजना। 3 वर्षीय समेकित क्लस्टर विकास योजना का मतलब है कि एक बार में ये सुविधाएं जो है 3 साल के भीतर सभी सुविधाएं उस क्लस्टर में प्रोवाइड करना है। तो 3 वर्षीय समेकित क्लस्टर विकास योजना, यानी 3 वर्ष के भीतर ये सुविधाएं जिस भी क्लस्टर का चयन होगा वहां पर प्रोवाइड करना है। अगला देखते हैं वित्त पोषण, देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण का क्या है। तो वित्त पोषण केंद्र व राज्य की विभिन्न योजनाओं से, देखिए इसको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं, इसको अच्छे से समझिए कि देखिए केंद्र सरकार की कई योजना चल रही, राज्य सरकार की कई योजना चल रही। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर बोला है ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना इस 14 में, तो ग्रामीण सड़क के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी चल रही, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी चल रही है। तो उस सड़क के जो पैसा आ रहा है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, वहां से इस क्लस्टर में भी सड़क का निर्माण हो जाएगा। पहला, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि आपको स्वच्छता रखनी है, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी पैसा आ रहा है, तो उससे वित्त पोषण हो जाएगा। तो केंद्र व राज्य की विभिन्न योजनाओं से वित्त पोषण होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि जैसे यहाँ पे LPG कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना चल रही, तो उसके लिए उसके तहत हो जाएगा। आपका जो पाइप से जल देना जल जीवन मिशन चल रहा है उसके तहत हो जाएगा, या भागीरथी नल जल कनेक्शन के अंतर्गत हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि हो सकता है कभी कि जो यहाँ पे पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है इन योजनाओं के तहत ये सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन कभी पैसों की कमी भी तो पड़ सकती है। यानी जो पैसा आ रहा है मुख्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उतना पैसा तो आ गया, लेकिन उस पैसे से पूरे क्लस्टर में उसका निर्माण नहीं हो पाया। तो जो भी पैसों की कमी आएगी, जैसे मान लीजिए कि उसमें सड़क निर्माण के लिए 100 रुपए देने मतलब आवश्यकता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो पैसा आया वो 80 रुपए आया मान लेते हैं, तो ये 20 रुपए तो कम पड़ रहा है। तो ये 20 रुपए जो कम पड़ रहा है उसी को बोला जाता है यहाँ पर क्रिटिकल गैप फंड। ठीक है, तो आवश्यक पूरक वित्त पोषण यानी क्रिटिकल गैप फंड बोला जाता है। तो इस 20 रुपए की जो पूर्ति है
उस 20 रुपए की पूर्ति केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे। तो ये जो 20 रुपए की कमी यहाँ पर पड़ रही, उसकी पूर्ति केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे। तो केंद्र और राज्य का जो ये रहेगा रेशियो, वो रहेगा 60:40, यानी केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40%, यानी इस 20 रुपए का जो 60% होगा वो उतना देगी हमारी केंद्र सरकार, और जो 20 का 40% होगा उतना देगी हमारी सीजी गवर्नमेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से ये रेशियो जो क्रिटिकल गैप फंड है उसका 60:40 है। याद रखिएगा, ओवरऑल 60:40 का रेशियो नहीं है, क्रिटिकल गैप फंड जो आएगा, यानी जो पैसे यहाँ पे जो बच रहे हैं यहाँ पे इस योजना के निर्माण में या उस योजना के क्रियान्वयन में, केवल उतना ही पैसे का 60:40 का अनुपात होगा। अगला पॉइंट, परियोजना कार्यान्वयन हेतु राज्य, जिला व क्लस्टर स्तर पर संस्थागत व्यवस्था की जाएगी। यानी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर में भी एक इकाई बनेगी, क्लस्टर स्तर पर भी बनेगी और जिला स्तर पर भी एक इकाई बनेगी जो योजना के क्रियान्वयन को देखेगी। और उस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिन जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी तो उनको भी तो पैसा देंगे ही। तो ये पूरा जो प्रशासनिक व्यय होगा वो सीजीएफ यानी क्रिटिकल गैप फंड की राशि का 2% के बराबर होना चाहिए। यानी जो सीजीएफ में जितना भी पैसा दिया जाएगा उसका 2% जितना भी आएगा उतनी राशि जो है आपका प्रशासनिक व्यय के लिए इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सीजीएफ के पैसे से 2% दे रहे हैं, नहीं, सीजीएफ का 2% जितना भी वैल्यू आएगा, मान लेते हैं सीजीएफ का 2% 10 रुपए आ रहा है एग्जाम्पल, तो 10 रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत, ऐसा नहीं कि सीजीएफ से दे रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सीजीएफ से ये नहीं दिया जा रहा है, ये पैसा कितना परसेंट आ रहा है बस वो देखने के लिए सीजीएफ का 2% लिखा हुआ है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार प्रत्येक क्लस्टर लगभग 35 लाख रुपए का खर्चा करेगी। जैसे कि मैंने बताया कि जो सीजीएफ फंड है उसमें 60-40 का रेशियो है, तो केंद्र सरकार मैक्सिमम जो है 60 जो उसका है वो 60 रेशियो मैक्सिमम 35 लाख रुपए प्रत्येक क्लस्टर हो सकता है। यानी केंद्र सरकार प्रत्येक क्लस्टर लगभग 35 लाख रुपए खर्चा करेगी। अगर मान लीजिए 60% वहां पर जहां पे निर्माण हो रहा है उस क्लस्टर में 60% 20 लाख आ रहा है तो 20 लाख जो है केंद्र सरकार देगी, 30 लाख आ रहा है तो 30 लाख देगी, 35 लाख आ रहा है तो 35 लाख देगी, लेकिन 40 लाख आ रहा है तो 40 लाख नहीं देगी, वहां पे वो 35 लाख ही देगी। क्लियर है? तो ये इससे ज्यादा तो होता भी नहीं है, 35 लाख से ज्यादा तो होगा भी नहीं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। तो बाकी वित्त पोषण राज्य सरकार करेगी, लेकिन जो एक आप बोलिए जो बेसिक जो रेशियो है वो 60-40 का रहेगा। अगला पॉइंट, प्रचालन व रख रखाव 10 वर्ष के लिए, यानी अगर किसी क्लस्टर में ये 14 सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए, उस सुविधाओं को उपलब्ध कराने के बाद जो 10 वर्ष तक उसका परिचालन करेगी कि उस जो सुविधाएं प्रोवाइड की गई है वो निरंतर बने रहे, तो उस 10 वर्ष तक जो है उसका प्रचालन राज्य शासन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी एक बार अगर किसी क्लस्टर का निर्माण हो गया, उस क्लस्टर के अंतर्गत जो 14 सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, अब उन 14 सुविधाओं को निरंतर 10 वर्ष तक वो सुविधाएं बने रहे, क्योंकि 10 वर्ष तक का समय दिया गया, अगर वो 10 वर्ष तक वो सुविधाएं बनी रही तो आगे तो बनी रहेगी, तो 10 वर्ष तक वो सुविधाएं बनी रहे, उसके लिए जिम्मेदारी राज्य शासन की कि वो 10 वर्ष तक उसकी निगरानी करते रहे कि वहां पे जो सुविधाएं प्रोवाइड की गई है वो अच्छे तरीके से उसका परिचालन हो रहा है कि नहीं। अगर वहां पर उसका अच्छे तरीके से परिचालन नहीं हो रहा है तो उसको दोबारा वहां पे वो सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी किसकी है? राज्य शासन की है। क्लियर है? तो 10 वर्ष तक वो सुविधाएं वहां पर अच्छे से बने रहे, उसकी जिम्मेदारी भी राज्य शासन की है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती तो वापस उसको वो सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी राज्य शासन की है। अगला पॉइंट, इनोवेटिव फंड। इनोवेटिव फंड सीजीएफ के 5% के बराबर होगा, यानी क्रिटिकल गैप जैसे यहाँ पे 2% मैं बता रहा था, वैसे ही जो इनोवेशन फंड या इनोवेटिव फंड होगा, क्योंकि समय समय पर कुछ ना कुछ नए नए नवोन्मेष होते रहते हैं, नए नए आविष्कार होते रहते हैं, नई नई सुविधाएं उपलब्ध करानी रहती है, तो उन सुविधाओं को इन 14 के अलावा कुछ नया चीज भी आ रहा है
तो उनको प्रोवाइड करने के लिए क्रिटिकल गैप फंड के 5% के बराबर जो फंड होगा उसको पहले से सेफ रखा जाएगा, जब खर्चा करना होगा तब किया जा सकता है। तो क्रिटिकल गैप फंड के 5% के बराबर इनोवेटिव फंड होगा। ठीक है, अब क्या क्रिटिकल गैप फंड के जो 5% जितनी भी वैल्यू आएगी वो पैसा किसके लिए रखेंगे? इनोवेटिव फंड से के लिए रखेंगे। याद रखिएगा कि वो सीजीएफ से नहीं लिया जाएगा, केवल एक राशि है कि सीजीएफ के 5% के बराबर जो भी राशि होगी उसको इनोवेशन के लिए रखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि राज्य शासन, ये पूरी जानकारी मैंने केंद्र स्तर की आपको दे दी। अब मैं आपको बताता हूं कि राज्य शासन द्वारा, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर 300 क्लस्टर का चयन करना है और हर क्लस्टर में जो है यहाँ पर 100 मतलब हर चरण में 100 क्लस्टर का चयन किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया देश भर में 3 चरणों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर बनाना प्रस्तावित है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने ऐसे जैसे बोला प्रथम चरण में 100 क्लस्टर, द्वितीय चरण में 100 क्लस्टर, तृतीय चरण में 100 क्लस्टर, तो इस प्रकार टोटल 300 क्लस्टर। तो छत्तीसगढ़ में भी प्रथम चरण में 4 क्लस्टर का चयन किया गया था। यानी राज्य शासन को जो प्रथम चरण में केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 100 क्लस्टर का बनाना है, तो 100 क्लस्टर में से राज्य शासन को बोले थे कि हम आपको 4 क्लस्टर का चयन करना है। यानी उस 100 क्लस्टर में से ओवरऑल पूरे भारत में 100 क्लस्टर में से छत्तीसगढ़ में 4 क्लस्टर का चयन करने की परमिशन राज्य सरकार को दी गई। सेकंड चरण में फिर से भारत सरकार ने 100 क्लस्टर का निर्माण करने का लक्ष्य रखा, तो उसमें द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के 6 क्लस्टर शामिल करने का राज्य शासन को बोला गया कि आप 6 क्लस्टर का चयन करें। तृतीय चरण में भी 100 क्लस्टर का लक्ष्य रखा भारत सरकार ने, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत 9 क्लस्टर बोले गए। तो इस प्रकार आप देखें 4 + 6 + 9 तो कुल 19 क्लस्टर का चयन। तो अगर आपसे पूछा जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने क्लस्टर को रुर्बन क्लस्टर बनाना है, तो उसका आंसर है 19। अगर पूछे पहले चरण में तो उसका आंसर है 4, द्वितीय चरण में 6, तृतीय चरण में 9। तो यहां पर इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि एक चरण जैसे कुछ ऐसे समय काल नहीं है कि एक चरण खत्म हुआ तब दूसरा चरण चालू होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बता दिया कि पहले चरण के लिए पैसा रिलीज किए हैं और इसके अंतर्गत आपको 4 क्लस्टर बनाने हैं, तो उसका पैसा भेज दिए। फिर सेकंड चरण आया तो दूसरे में भेज दिया। ऐसा नहीं कि पहले चरण का पूरा निर्माण पूर्ण हो गया तब सेकंड चरण में गए, ऐसा कोई विशेष समय काल नहीं है। केवल 3 चरणों में इस योजना को डिवाइड किया गया है। तो पहले चरण में जिसको पैसा जाएगा 4 क्लस्टर में, तो उनका निर्माण दूसरे चरण से पहले ही हो जाएगा। तो ऐसे ही करके 3 चरणों में बांट दिया गया कि इकट्ठा 300 हम निर्माण नहीं करेंगे, पहले 100 का करते हैं, उनका कार्य प्रारंभ हो जाएगा तो द्वितीय चरण में फिर 100 का चालू करेंगे, उनका कार्य चलता रहेगा, उसी समय तीसरे चरण में 100 का कार्य प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए पहले चरण में 4, सेकंड चरण में 6 और तीसरे चरण में 9, तो कुल 19 क्लस्टर का चयन हुआ। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि वो 19 क्लस्टर कौन कौन से हैं जिनका चयन किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो पहले चरण में जो चयन किया गया वो है कुंडा। कुंडा कहाँ पे है? कबीरधाम में है, और ये जो है गैर जनजातीय है, क्योंकि जैसे मैंने बताया क्लस्टर भी 2 प्रकार के होंगे, एक होगा गैर जनजातीय क्लस्टर और एक होगा जनजातीय क्लस्टर। तो मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं कौन सा गैर जनजातीय कौन सा जनजातीय है। तो कुंडा जो कबीरधाम में, ये गैर जनजातीय क्लस्टर है। सेकंड है लोहरसी, लोहरसी धमतरी जिले में आता है और ये भी गैर जनजातीय क्लस्टर है। तीसरा है मड़पाल, मड़पाल बस्तर में आता है और ये है जनजातीय क्लस्टर। फिर आता है मुरमुंदा, मुरमुंदा राजनांदगांव में आता है, ये जनजातीय क्लस्टर है और ये योजना का शुरुआत भी यहीं से हुआ था, डोंगरगढ़ के अंतर्गत ही आता है मुरमुंदा। तो ये हो गया पहले चरण के 4, कुंडा कबीरधाम गैर जनजाति, लोहरसी धमतरी गैर जनजाति, मड़पाल क्लस्टर बस्तर जिला जनजाति और मुरमुंदा राजनांदगांव जिला जनजाति। तो पहले चरण में जनजाति क्लस्टर 2 थे, गैर जनजाति क्लस्टर 2 थे। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि पहले चरण में कितने जनजाति क्लस्टर चुने गए या पहले चरण में कितने गैर जनजाति क्लस्टर है, इस तरीके से भी आते हैं, इसलिए मैं इसको डिवाइड करके आपको बता दे रहा हूं। द्वितीय चरण में कितने हैं? 6 क्लस्टर। तो ये 6 कौन से हैं? बड़े कापसी, बड़े कापसी कहाँ है? कांकेर जिले में और ये जनजाति क्लस्टर है। फिर है हरदी बाजार, हरदी बाजार कहाँ है? कोरबा, ये जनजाति क्लस्टर है। रघुनाथपुर, रघुनाथपुर कहाँ है? सरगुजा, ये भी जनजाति क्लस्टर है। फिर है जेठा, जेठा कहाँ है? जांजगीर चांपा, ये गैर जनजाति क्लस्टर है। फिर है भंवरपुर, भंवरपुर कहाँ है? महासमुंद, ये भी गैर जनजाति क्लस्टर है।
फिर है सोनहत, सोनहत का है कोरिया, और ये गैर जनजाति क्लस्टर है। तो इस तरीके से जनजाति क्लस्टर सेकंड चरण में है 3, और गैर जनजाति जो क्लस्टर है वो है 3 सेकंड चरण के अंतर्गत। तीसरे चरण में कितने हैं? 9 है जो क्लस्टर। तो पहला है जयराम नगर, बिलासपुर में है, जनजाति क्लस्टर है। मीरीगुड़ा रायगढ़ में है, ये जनजाति क्लस्टर है। फिर है बड़े कनेरा कोंडागांव में है, जनजाति क्लस्टर है। फिर है पालीडी जो है जसपुर में है और जनजाति क्लस्टर है। फिर है आपका मंदिर हसौद रायपुर में है, जनजाति क्लस्टर है। बसंतपुर बलरामपुर में है, जनजाति क्लस्टर है। फिर है रामपुर धमतरी में है, गैर जनजाति क्लस्टर है। बीरकोना कबीरधाम में है, गैर जनजाति क्लस्टर है। और आखिरी है भिट्टी कला सरगुजा में है और जनजाति क्लस्टर है। तो इस तरीके से तीसरे चरण में जनजाति क्लस्टर हो गए 7 और गैर जनजाति क्लस्टर हो गए 2। तो इस तरीके से तीनों चरणों का अगर मिलाएं तो जनजाति क्लस्टर 2 + 3 + 7, 7 3 10 2 12। तो जनजाति क्लस्टर की संख्या ओवरऑल श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 12 जनजाति क्लस्टर है और गैर जनजाति क्लस्टर की संख्या है 7। आप गिन सकते हैं 2 3 2 5 2 7। क्लियर है। अब यहां पर आपको बता दूं कि इस 19 क्लस्टर में से 18 क्लस्टर की विस्तृत कार्य योजना बन चुकी है। यानी इन 18 क्लस्टर में क्या क्या काम, ये 14 काम कैसे कैसे प्रोवाइड कराना, पूरी कार्य योजना बन चुकी है। केवल जो भिट्टी कला जो सरगुजा में जनजाति क्लस्टर है वहां पर अभी कार्य योजना तैयार हो रही है। बाकी 18 क्लस्टर में हो चुकी है। भिट्टी कला सरगुजा में जो जनजाति क्लस्टर है वहां पर कार्य योजना अभी बन रही है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि देखिए यहां पर भी टिक लगाया हूं मैं, यहां पर भी, ये 3 में टिक लगाए हुए, 4 इसमें भी टिक लगाए, इसमें भी टिक। तो एक टिक वाले क्या है, वो है स्थानिक नियोजन। तो स्थानिक नियोजन के अंतर्गत 9 क्लस्टर का चयन किया गया है इस 19 में। स्थानिक नियोजन होता क्या है? नियोजन का मतलब यहां पर होता है प्लानिंग, और स्थानिक का मतलब स्थानीय विशेष में, या इसको प्रादेशिक नियोजन भी बोलते हैं। यानी इन 9 क्लस्टर में ये देखा जाएगा कि वहां पर आसपास के क्षेत्र में क्या चीजें बेहतर होती हैं। जैसे जो मान लीजिए कोई क्षेत्र जांजगीर चांपा में पड़ रहा है तो वहां कोसा अच्छा हो सकता है। बस्तर क्षेत्र में पड़ रहा है तो वहां पे इमली, तेंदुपत्ता ये सब अच्छा हो सकता है। तो वहां पर हम ये देखेंगे कि जो क्लस्टर है वहां पर क्या काम हो सकते हैं। तो जो काम हो सकते हैं उसके अंतर्गत आप 14वां देखिए, आर्थिक कार्यकलाप से संबंध कौशल विकास प्रशिक्षण। तो इन क्लस्टर में क्या किया जाएगा, जो काम हो सकते हैं उस प्रादेशिक स्तर पर, उस क्षेत्र विशेष में उस काम को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि वहां के लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें। तो ये स्थानिक नियोजन के अंतर्गत 9 क्लस्टर का चयन किया गया है। उन 9 क्लस्टर में जो स्थानीय तौर पर वहां पे अच्छी चीजें होती है उसके प्रशिक्षण, वहां पे उस काम को करने के प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही साथ उनसे उनको आर्थिक लाभ भी पहुंचाया जाएगा। तो स्थानिक नियोजन के अंतर्गत 9 क्लस्टर का चयन किया गया। तो वो 9 क्लस्टर कौन सा है? पहला कुंडा, फिर आपका मड़पाल, फिर आपका मुरमुंदा, फिर है बड़े कापसी, हरदी बाजार, रघुनाथपुर, भंवरपुर, जयराम नगर और आपका रामपुर। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 क्लस्टर का विकास स्थानिक नियोजन के आधार पर किया जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये पार्ट खत्म नहीं हुआ है। अपने को कल के क्लास में हमको एक पार्ट लगेगा, मतलब इतना जगह और लगेगा, उसमें ये चीज को हम और एक्स्ट्रा कवर कर लेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कब कब अवार्ड मिला है, ठीक है, किस क्षेत्र के लिए मिला है, वो पार्ट हम कल की क्लास में कवर करेंगे और साथ ही साथ एक नई योजना भी कवर कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।